हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, मैंने सबसे पहले 2012 का सेट डिस्कस किया, 2013 का बोर्ड पेपर डिस्कस किया। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 2014 का बोर्ड पेपर डिस्कशन। साथ ही साथ हमारी एक सीरीज और चल रही, मैं डेली बता रहा हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी वोकैब की सीरीज है। वो 2016 से लेके 25 तक प्रीवियस 10 ईयर की वोकैब हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। और पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस 13 ईयर के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग देखते रहा करिए और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। पेपर जरूर डिस्कशन देखा करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पेपर में रिपीट होने वाली है, ठीक है। आइए चलते हैं आज का हम लोग टॉपिक। 2014 का पेपर, जो कि बोर्ड एग्जाम का पेपर है मेरे भाई, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2014 के पेपर में आया हुआ इंग्लिश सेकंड पेपर। उस समय दो पेपर होते थे, है ना। इंग्लिश लिटरेचर का 50 नंबर का अलग होता था और 50 नंबर का ग्रामर अलग होता था। तो लिटरेचर हम लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम लोगों का लिटरेचर पैटर्न चेंज हो चुका है, किताब चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये 323 ईटी सेट में पूछा गया 50 मार्क्स का पेपर था। सुनो, बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट ऑफ स्पीच। अब जो पेपर आता है मेरे भाई, अब पेपर में दो इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। एक करना होता है, पहले क्या होता था, दोनों करने होते थे, एक करने पे एक नंबर मिलता था, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। अभी भी किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले चेक करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा होता है वो एक स्टेटमेंट होता है, और हर एक स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जहां पे कोई पर्सन कुछ कह रहा होता है वो क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो उसका करने इतना करने के बाद ये चेक करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से टू, सेस टू आया है तो वो प्रेजेंट टेंस की होगी, ठीक है। सेल से, विल से, सेल से टू, विल से टू आया है तो वो फ्यूचर टेंस की होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब ना तो प्रेजेंट की है ना तो फ्यूचर की है। सर क्यों? क्योंकि प्रेजेंट की तब होती जब यहाँ से लिखा होता, से टू लिखा होता, सेस लिखा होता, सेस टू लिखा होता। और फ्यूचर की तब होती जब यहाँ सेल से टू, विल से टू लिखा होता। लेकिन यहाँ पे तो सेड लिखा है, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है? पास्ट टेंस की है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजमेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें चेंजमेंट होगा। कैसे करेंगे? ही का ही रहेगा। हाँ, इतना करने के बाद एक चीज ये भी देख लिया करो कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है। एसएल्टिव है कि इंटेरोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है कि इंपेरेटिव है। देखो एसएल्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब ये एसएल्टिव सेंटेंस है। एसएल्टिव सेंटेंस में सेड को सेड में ही रखा जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के किसमें चेंज कर देते हैं? दैट में, ठीक है। उसके बाद ये जो आई आया हुआ है, अब ये आई प्रोनाउन है, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। प्रोनाउन चेंज आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, ध्यान रखना। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही सी इट दे थर्ड पर्सन होता है। तो आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने कल भी बताया था रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेट के पहले लिखा होता है। बोले तो यहाँ ही लिखा है तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? ही। अब ये मस्ट मॉडल है तो ये चेंज नहीं होता है, ही मस्ट का मस्ट ही रहेगा और गो का गो रहेगा। ये हो गया मेरा भाई फाइनल आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, प्यारा सा बउआ लेवल का क्वेश्चन था, और आप लोग कर लोगे मुझे पूरी उम्मीद है। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही सेड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, यू आर आ स्टूडेंट। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ही सेड का सेड रहेगा। अब कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा के लगा देंगे दैट, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। सर क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा के दैट में बदल दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो यू लिखा हुआ है। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सेड के बाद जो लिखा है। लेकिन यहाँ पे सर सेड के बाद कुछ लिखा ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लो, ठीक है। उसने मुझसे कहा तो मी मान लेते हैं, या मी लिखा था तो ये हम लोग क्या लिख लेंगे? आई लिख लेंगे। या उसने हमसे कहा अस मान लो तो यहाँ वी लिख लेना। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान सकते हो, ठीक है। इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, तो आई के साथ आ जाएगा वाज अ स्टूडेंट। तो ये इसका हो गया मेरे भाई फाइनल आंसर। तो एक नंबर मिलेंगे आपको इसके और एक नंबर मिलेंगे आपको इसके। लेकिन मेरे भाई 2026 में आप पेपर देने जाओगे, दो क्वेश्चन आएगा, कोई एक ही करना, और एक करने के कितने नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को? दो। बड़ा सिंपल होता है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है, समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कह रहा है कंबाइन, कंबाइन मतलब सिंथेसिस का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द
ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, सेंटेंस को चेंज करना है। सिंथेसिस का क्वेश्चन है। सिंथेसिस में 3 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जहां प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जहां पे प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज किससे जुड़ता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है। आइए चलते हैं सिंपल सेंटेंस इसको बनाना है। और इसका सिंपल बनेगा कैसे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और हमारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है। ये है हमारा क्वेश्चन, नाउन एंड फ्रेजेस। देखो सिंपल सेंटेंस 8 तरीके से बनाए जाते हैं, बाय पार्टिसिपल, बाय इन्फिनिटिव, बाय जेरेंट प्रीपोजिशन, बाय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय नाउन एंड फ्रेजेस, बाय एडजेक्टिव, बाय एडवर्ब, बाय कंजंक्शन। ठीक है, 8 तरीकों से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कैसे पता चला सर आपको कि नाउन फ्रेजेस से बनाया जाने वाला है। देखो जब कभी भी किसी सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस बनाना हो और उनको जोड़ के सिंगल बनाना हो, और वहां पे कोई पहले सेंटेंस में कोई नाउन दे रखा है और उसके आगे जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो इस नाउन के बारे में ही लिखी गई हैं, इसका मतलब वह सेंटेंस होता है नाउन फ्रेज वाला, अर्थात उसको नाउन फ्रेजेस से हम लोग बनाते हैं क्या, सिंपल। तो यह देखो, तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट। तुलसीदास जो है एक प्रसिद्ध कवि है। ही रोट द रामचरित्र मानस, इन्होंने लिखी है रामचरित मानस। इट इज द हॉली बुक ऑफ द हिंदूज, है ना, ये हम लोगों की क्या है मेरे भाई, पवित्र किताब है। ठीक है, पवित्र किताब है। तो ये सारी की सारी बातें किसके लिए कही जा रही है, तुलसीदास के लिए कही जा रही है। तो जब कभी एक से ज्यादा कहीं सेंटेंस दे रखे हो और पहले सेंटेंस में दिया हुआ नाउन के बारे में आगे के सेंटेंस रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, इसके बारे में ही बता रहे हो, तो नाउन फ्रेजेस से सिंपल बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नाउन लिखा है इसको लिख देंगे तुलसीदास, कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉमा। इसके बाद सबसे पहली क्वालिटी लिखेंगे इनके, ये क्या थे, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, पहले क्वालिटी लिखते चले जाएंगे। तुलसीदास नाम लिख के जितनी भी इनकी बातें हैं इनसे रिलेटेड वो सारी लिख देंगे। तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्या, कि रोट द रामचरित्र, रोट, अब ये ही हटा दें क्योंकि ही किसके लिए आया, राम उन्हीं के लिए आया है, तो रोट द राम चरित्र, 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 ठीक है, रामचरित मानस। ठीक, इतना। उसके बाद कॉमा फिर लगाएंगे। अब जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी होगी, लास्ट वाली जो क्वालिटी होगी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। क्या लिखा हुआ, इज। तो इज द हॉली बुक ऑफ द हिंदूस, इज द हॉली बुक, इज द हॉली बुक ऑफ द हिंदूस, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हो गया खत्म। देखो क्या, कैसे पता चला, किसी भी सेंटेंस का सिंपल बनाना हो और वहां पर एक से ज्यादा सेंटेंस दे रखे हो, वहां पर अगर किसी नाउन के बारे में दिए हुए सेंटेंसेस में उस नाउन के बारे में ही बताया जा रहा होता है, तो उस नाउन को हम लोग लिख लेते हैं कॉमा लगा के, जितनी भी बातें बताई जा रही है कॉमा लगा लगा के लिख देते हैं, और ये हमारा बन जाता है नाउन एंड फ्रेजेस के द्वारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, बहुत प्यारा तरीका होता है, आप लोग जब चीजों को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एवरीथिंग डिकेस। डिकेस का मतलब होता है नष्ट होना, समाप्त हो जाना, सड़ जाना, ऐसा भी कहते हैं, सड़ना भी कहते हैं। डिकेस का मतलब होता है नष्ट हो जाना। क्या कहते हैं, नष्ट हो जाना। एवरीथिंग डिकेस, सारी चीजें नष्ट हो रही हैं, चीजें, एवरीथिंग का मतलब होता है चीजें, सारी चीजें नष्ट हो रही हैं। बुक्स सर्वाइव, लेकिन किताबें अभी भी क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, अर्थात किताबें अभी भी अपना भूमिका निभा रही हैं, अभी भी जीवित हैं। सारी चीजें समाप्त हो रही हैं, बुक सर्वाइव, लेकिन किताबें अभी भी अपनी भूमिका निभा रही है। किसको बनाना क्या है, इसको कंपाउंड बनाना है। और कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर बनता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने आपको एक बार बताए थे, अगर नहीं याद है तो ध्यान रखना। फैन बॉयज, क्या है बताया था भाई, फैन बॉयज। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब एट, एस का मतलब सो। तो ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, साथ हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इसको एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, आर का वाई का मतलब एट, एस का मतलब सो या देयरफॉर। इनमें से ही कोई एक कंजंक्शन का यूज करके इस सेंटेंस का कंपाउंड बनने वाला है। ठीक है, तो कैसा सेंस निकलेगा बताओ। अच्छा, एवरीथिंग डिके, सारी चीज नष्ट हो रही है, बुक सर्वाइव, लेकिन किताबें अभी भी क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही है। लेकिन का सेंस निकल रहा हो, लेकिन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं मेरे भाई, बट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बट। देखो कंपाउंड जब कभी बनाना हो तो इनमें से ही कोई भी कंजंक्शन लग के ही बनने वाला है कंपाउंड, ये ट्रिक है। इसमें से ही कोई ना कोई कंजंक्शन कंपाउंड बना देगा, लेकिन आपको ये देखना है कि मीनिंग क्या निकल रही है। ठीक है, यहाँ लेकिन की मीनिंग निकल रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, एवरीथिंग
एवरीथिंग डिकेज। अब क्या लिखेंगे, बट लगा देंगे, क्या लगा देंगे मेरे भाई, बट। लेकिन किताबें अभी भी सर्वाइव कर रही हैं, बट बुक्स सर्वाइव। तो लेकिन का सेंस निकाल लिया था मैंने, बट लगा दिया। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज हो गया ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बट है ना ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आगे आने वाला क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और जब कभी प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ जाते हैं तो कैसा सेंटेंस का निर्माण करते हैं मेरे भाई, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। कैसे सेंटेंस का निर्माण करते हैं, कंपाउंड। और बनाना क्या था, कंपाउंड। तो कंपाउंड बड़ा सिंपल होता है बनाना, ये 7 कंजंक्शन से मिलकर ही बनता है कंपाउंड। कभी दो सेंटेंस को जोड़ के कंपाउंड बनाना हो तो सात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ध्यान रखिएगा। फैन वॉइस, एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब एट, और एस का मतलब सो। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये था हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रांसफॉर्म करना है। प्यारा सा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता था पहले, अब दो में से कोई एक ही करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में 5 टॉपिक होते हैं, रिमूव टू, यूज टू, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और चेंज द कंडीशन ऑफ द सेंटेंसेस। आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द वुड कटर हैज कट डाउन these trees। करना क्या है, अच्छा पैसिव वॉइस करना है। पैसिव वॉइस तो बड़ा सरल होता है, आप लोगों को क्या करना होता है, सब्जेक्ट पहचानना होता है ना। सब्जेक्ट क्या है, द वुड कटर हैज कट डाउन, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, कट डाउन हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मेरे भाई। अच्छा फिर ऑब्जेक्ट क्या है, दीज ट्रीज। दीज ट्रीज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस करते टाइम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये हो जाएगा दीज ट्रीज, तीस तीस। अब हैज लगा हुआ है, अब हैज हैव चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस करते टाइम, हैज बीन हैव बीन में। लेकिन ट्री से तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन, क्या आएगा, हैव बीन। और पैसिव वॉइस करते टाइम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कट की तो तीनों फॉर्म सेम रहती है, मैंने आपको रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ाया था, इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। तो वर्ब को थोड़ा सा अच्छे से जान लो अगर टाइम है तो, वरना टाइम नहीं है तो ध्यान रखो, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है ना। तो कट कट कट, इसकी थर्ड फॉर्म भी कट होगी, डाउन का डाउन हो जाएगा, बाय। अब बाय लगा के इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते तो बाय द वुड कटर, बाय द वुड कटर, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया, सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस ट्रीज हैज हैव चेंज इनटू हैज बीन हैव बीन, तो हैव बीन लगा दिया सर, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल के लिए हैव आता है, ठीक है। उसके बाद कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, उस थर्ड फॉर्म आ गई कट, डाउन का डाउन, बाय द वुड कटर। तो ये हमारा क्या बन गया मेरे भाई, पैसिव वॉइस बन गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है बिहार इज हॉटर देन असम। बिहार इज हॉटर देन असम। सबसे पहले इसमें करना क्या है, इनटू पॉजिटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिन्होंने डिग्री नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, टेंशन ना लो, सारा कुछ पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जिन्होंने पढ़ रखी है वो लोग जानते होंगे ये सेंटेंस किस डिग्री का है, ये सेंटेंस किस डिग्री का है। आपको मैंने बताया था कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर देन आया हो, देन अगर कहीं पे आ जाए तो समझ जाओ वो कैसी डिग्री है भाई, कंपैरेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव। बनाना किसमें, आपको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। मैंने इसके पहले भी जो डिस्कस किया था बताया था, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव करते टाइम सब्जेक्ट चेंज होता है। तो सब्जेक्ट चेंज कब नहीं होता है, जब हम लोग सेंटेंस कंपैरेटिव में दे रखा होता है उसको सुपरलेटिव में बदलते हैं, या सुपरलेटिव में दे रखा होता है उसको कंपैरेटिव में बदलते हैं। लेकिन ना तो ये कंपैरेटिव में, अच्छा ये कंपैरेटिव में तो दे रखा है, इसको सुपरलेटिव में हम लोग को नहीं चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव में। तो सब्जेक्ट चेंज होगा। और सर सब्जेक्ट चेंज का मतलब क्या होता है, देखो डिग्री वाले क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट होते हैं सर, कैसे, एक देखो बिहार एक सब्जेक्ट है और असम दूसरा सब्जेक्ट है। तो ये दो सब्जेक्ट है ना, तो ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, और पॉजिटिव टू सुपरलेटिव और सुपरलेटिव टू पॉजिटिव में सब्जेक्ट चेंज होता है। ये सेंटेंस कंपैरेटिव का है, पॉजिटिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट चेंज होगा। तो असम उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा असम। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। अब देखो ये सेंटेंस नॉर्मल स्ट्रक्चर का है, नॉर्मल स्ट्रक्चर का है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोगों को, आपको मैंने बताया था। अगर सेंटेंस एडवांस स्ट्रक्चर का होता है तो कैसे पता करते हैं, कंपैरेटिव में एनी अदर, मैनी अदर, मोस्ट अदर, या सम अदर, या ऑल अदर लगा होता है। तो यहाँ देन के बाद तो ना एनी अदर लगा है, ना मैनी अदर लगा है, ना मोस्ट अदर लगा है, ना सम अदर लगा है, ना ऑल अदर लगा है। इसका मतलब ये सेंटेंस बेसिक है। बेसिक सेंटेंस में हम लोगों ने आपको बताया था कि यदि सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देते हैं, और नॉट लगा है तो नॉट हटा देते हैं। मतलब अगर सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो निगेटिव बना देते हैं, अगर निगेटिव है तो
असर्टिव बना देते, तो ये सेंडर निगेटिव नहीं है, तो इसके बाद आप लोग क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। क्या लगा दोगे, नॉट। तो असम इज नॉट। उसके बाद क्या बनाना है आप लोगों को, पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एस, या सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एस। तो यहाँ एज और एस का पेयर लिखेंगे कि सो और एस का पेयर लिखेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो अगर सेंटेंस निगेटिव बना रहे हो तो वहां पे सो और एस का पेयर लिखा जाता है, सो। उसके बाद एडजेक्टिव लिखो, हॉट का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, हॉट। हॉटर की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, सो हॉट। अब लिखेंगे एस। सर एस हॉट एस क्यों नहीं लिखा, एज हॉट एज तब लिखते हैं, एज और एज का पेयर तब चलता है जब सेंटेंस निगेटिव ना होता है। सेंटेंस अगर निगेटिव है इसका मतलब आपको सो और एज का प्रयोग करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 को उठा के मैंने यहाँ पे ले आया, क्या किया, सब्जेक्ट नंबर 2 को 1 कर दिया, 1 को 2 कर दिया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिख दी। उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लगाए तो लगा दिया, अगर लगा होता तो मैं हटा देता। पॉजिटिव बनाना है तो पेयर चलता है एज और एस और सो और एस, तो नॉट लगा है तो सो, और इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, हॉट और एस। उसके बाद उसको उठा के यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री। सिंपल है, जिन्होंने हमसे पढ़ रखा है उनको मैंने डिग्री बहुत धुआंधार तरीके से पढ़ाई है, एक स्ट्रक्चर से ही पूरी डिग्री खत्म कर दी थी मैंने। अब 1 घंटे की क्लास का, वैसे ये टॉपिक तो 6 दिन का होता है, लेकिन हम 1 घंटे की क्लास में डिग्री खत्म कर देते हैं और बहुत सॉलिड, है ना। लेकिन जब आपको पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन हमारे पेपर में आया हुआ है मेरे भाई। करेक्ट 4 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सिंटेक्स का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन करने का आधा नंबर मिलेगा, 4 क्वेश्चन करने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे सिंटेक्स के, एक करना होगा 2 नंबर मिल जाएगा भैया, और एक आएगा ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना होगा 2 नंबर मिल जाएगा। तो आएगा 4 नंबर का सिंटेक्स। इस बार कितने नंबर का आएगा सिंटेक्स, 4 नंबर का आएगा। सिंटेक्स का मतलब होता है एरर का क्वेश्चन। एरर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। एरर के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे मेरे भाई, एरर के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको सारी चीजें क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द पुअर इज अनहैप्पी, द पुअर इज अनहैप्पी मतलब, अब सुनो, अगर लिखा होता पुअर, अगर लिखा होता पुअर तो इसका मतलब होता है गरीब। पुअर का मतलब होता है गरीब है मेरे भाई, क्या होता है, गरीब। अच्छा, इसके पहले अगर मैंने लिख दिया द पुअर, तो जब कभी भी किसी भी एडजेक्टिव के पहले दा लग जाता है तो वह हो जाते हैं लोग, गरीब लोग। इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। क्या हो जाएगा मेरे भाई, गरीब लोग। अगर मैंने लिख दिया रिच, तो रिच का मतलब होता है अमीर। अगर रिच के पहले मैंने दा लगा दिया, एडजेक्टिव के पहले अगर दा लगा देंगे तो वो बन जाएगा लोग, तो हो जाएगा अमीर लोग। तो यहाँ पे जरा देखो एरर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ दा पुअर, पुअर, द पुअर मतलब गरीब लोग। अब देखो ये दा लगा, इसका मतलब गरीब लोग। गरीब लोग क्या है, अनहैप्पी है, क्या मतलब खुश नहीं है। तो गरीब लोग तो एक तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, इसका मतलब प्लूरल होगा, प्लूरल होगा, इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और ये क्वेश्चन 2026 में आने वाला है। अगर पेपर में आ जाए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जब पेपर देके आइए कि सर आपने ये क्वेश्चन कराया था और पेपर में आ गया है, ठीक है। बड़ा सरल क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखो। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी केयरफुली, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी केयरफुली, सिंपल है। हमने आपको बताया था, ये देखो यहाँ हिज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हिज। ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव पता है किसका है, ही का है। किसका है, ही। और मैंने आपको उस दिन बताया था, यहाँ हिज तब आता जब यहाँ सब्जेक्ट क्या होता, ही होता। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे वन है, इसका मतलब आगे आने वाला जो भी कुछ होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो या पॉजेसिव केस हो, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। सब्जेक्ट वन है, इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा हिज, बोले तो यहाँ जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो वन का आएगा, और वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वंस होता है, ये अपोस्ट्रोफी के साथ वंस, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा कि वन मस्ट डू, हिज को हटा के वन से लिख देंगे ड्यूटी केयरफुली। हिज क्यों हटाया, क्योंकि हिज तब सही होता है जब इसका सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट वन है तो वन के अकॉर्डिंग उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव वन का क्या होता है, वंस होता है। तो हिज को हटा के क्या लिख देंगे, वन से लिख देंगे। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, समाप्त हो जाएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, 2013 वाले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में आई ओ आर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, आई ओ आर, या प्रेफर या प्रेफरेबल आ रहा हो। मैंने बताया था प्रेफर या प्रेफरेबल आया हो, और उसके बाद अगर देन लिखा हो तो हम लोग देन को हटा के क्या लगा देते, टू लगा देते। ये बात आपको ध्यान रखनी, जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, इंपीरियर, है ना, प्रायर, इंटीरियर,
प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सब के अगर बाद देन आया हुआ है तो देन को हटा के हम लोग क्या लगा देते, टू लगा देते। तो ये जूनियर के आगे क्या है, जूनियर के लास्ट में आई यू आर लगा हुआ है, और जूनियर एक एडजेक्टिव है, और इसके आगे ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो मैंने कहा जब कभी भी किसी के लास्ट में आई यू आर आया हो, या प्रेफर या प्रेफरेबल आया हो, तो उसके आगे देन नहीं लगता है, तो क्या लगता है फिर, टू लगता है। क्या लगता है मेरे भाई, टू लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, इसमें एरर क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, है ना। ये गोल्ड क्या है, गोल्ड एक नाउन है बेटा, गोल्ड एक क्या है, नाउन है। और ये कैसा नाउन है, अगर कोई पूछे गोल्ड कैसा नाउन है, तो जो चीज मिलकर बनती है, जो चीज किसी चीज से मिलकर बनती है, वो नाउन होता है मटेरियल नाउन। कैसा नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। ध्यान रखिएगा कैसा नाउन होता है मेरे प्यारे बच्चों, मटेरियल नाउन होता है। तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, सिल्वर मटेरियल नाउन है ना। तो ऑयल एक मटेरियल नाउन है। तो जो कुछ चीजों से मिलकर, मतलब एक से ज्यादा चीजें उसमें अगर उपयोग की गई है, तो वो मेरे भाई मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, और फिर भाई ध्यान रखना, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज एज अ सिंगुलर, बिकॉज मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट ले लेना, मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज एज अ singular because it is an uncountable noun, or no article should be used before the material noun, no article should be used before the material noun। मतलब material noun के पहले कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही साथ अगर वर्ब प्लूरल दे रखी है, तो वर्ब प्लूरल को हटा के सिंगुलर कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, इसके पहले मैंने क्या कहा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द मटेरियल नाउन, और साथ ही साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, तो वर्ब तो सिंगुलर दे ही रखी है। तो इसमें एरर क्या है, गोल्ड के पहले दा लगा हुआ था, द हटा देंगे तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यू नीड नॉट टू गो देयर, यू नीड नॉट टू गो देयर। अब बच्चे क्या है कि यहाँ पे फंस जाएंगे पेपर में। बच्चे सोचेंगे सर ये जो नीड दे रखा है, अगर आप लोग मेरी मॉडल्स की वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये जो नीड दे रखा है, बच्चे इसको सोचते हैं आवश्यकता, मतलब ये हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि नीड की सेकंड फॉर्म होती है नीडेड। बच्चे सोचेंगे एक मेन वर्ब है, अच्छा अगर एक मेन वर्ब आ गई, इसका मतलब इसके आगे जब वर्ब आएगी, तो उसको या तो जीरंड के रूप में लिखेंगे, या तो इन्फिनेटिव के रूप में लिखेंगे। तो ये इन्फिनेटिव के रूप में लिखा हुआ है, तो बच्चे सोचेंगे ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान से समझना, ये नीड जो लिखा हुआ है ना, ये जो नीड लिखा हुआ है, ये एक वर्ब नहीं है, ये एक मेन वर्ब नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका मतलब उसको आगे रिक्वायरमेंट है फाइनाइट वर्ब की। तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट लिखा हुआ है, तो नॉन फाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट तो पहले पता करो। तो इसका आंसर हो जाएगा, यू नीड नॉट टू गो को हटा के यहाँ पे हो जाएगा गो देयर। क्या हो जाएगा, गो देयर। देखो ये क्वेश्चन उन बच्चों को समझ में आ गया होगा जिन्होंने हमसे ढेर सारी चीजें पढ़ रखी है, उनको मैंने बताया है। ये नीड बच्चे सोच रहे हैं ना, नीड यहाँ पर सोच रहे हैं ये मेन वर्ब है, और अगर मेन वर्ब है तो वो लोग सोच रहे हैं आगे चल के एक और मेन वर्ब अगर आएगी तो वो एज अ नॉन इन्फिनेटिव यूज होगी, और एज अ नॉन इन्फिनेटिव यूज होगी तो नॉन इन्फिनेटिव बहुत तरीके की होती है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरीके से यूज होती है, पार्टिसिपल के रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में, और जीरंड के रूप में। तो बच्चे सोचेंगे इसको हम लोग किसमें कर दे रहे हैं, इन्फिनेटिव के रूप में यूज कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट। ऐसा नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब इसके तुरंत बाद मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, बोले तो फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो फाइनाइट वर्ब तो ये नहीं है ना, टू गो फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनेटिव के रूप में लिखा हुआ है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो हमको इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद फाइनाइट वर्ब चाहिए थी, तो इसका फाइनाइट रूप लिखेंगे, टू गो की जगह क्या लिख देंगे, गो लिख देंगे, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। बीइंग संडे, देखो इसको थोड़ा मैं रफ कर दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना। टू गो की जगह गो हो जाएगा, टू हटा देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको नॉन फाइनाइट ना लिख के फाइनाइट लिखना है। कैसे लिखना है, बहुत अधिक जानना है तो मेरे भाई सारी चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, तभी सारी चीजें मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीइंग का मतलब होता है बी की फॉर्म है मेरे भाई, ये बी की फॉर्म है, और बी के फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। इसका मतलब ये एज अ जीरंड काम कर रहा है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा हुआ है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बोले तो इसका मतलब ये एज अ जीरंड काम कर रहा है। तो बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज,
संडे होने के कारण मैं कॉलेज नहीं गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर बीइंग से हो रही है तो हम लोग वहां पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाते हैं। तो बीइंग को हटाना पड़ता है और वहां पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाते हैं इट। क्या लगाते हैं? इट। इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो कि बताता है हो क्या रहा है। तो बीइंग को हटा के हम लोग इट लिखेंगे। अब यहाँ इज लिखेंगे कि वॉज लिखेंगे, वो डिपेंड करता है दूसरा क्लॉज कैसा है। दूसरा क्लॉज पास्ट का है तो यहाँ लिखेंगे वॉज। तो इट वॉज संडे, ये हो जाएगा इसका आंसर। इट वॉज संडे, संडे होने के कारण आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं गया। ठीक है, तो बीइंग जब कभी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, ऐसा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है। ये पिछले 3 सालों से लगातार आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बीइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इट वाज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, वोकैब की तरफ हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब पहली वोकैब हमारी है, उससे पहले देख लेते हैं ये है क्या। यूज 3 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम फ्रेजेस। अच्छा, ईडियम फ्रेजेस हमारे पेपर में आएगा, इस बार एक ही आएगा, टिक लगाने के लिए आएगा। पहले बहुत सारे आते थे तो कोई 3 करने होते थे हम लोगों को, एक करने का 1 नंबर मिलते थे। अब ईडियम एक ही आएगा जिसमें ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ टिक लगाना है। तो आइए चलते हैं, पहला हमारा ईडियम क्या है? विथ अ व्यू टू। विथ द व्यू टू की हिंदी जो होती है, इस उद्देश्य। इंटेंशन का मतलब आप लोग सॉरी, व्यू का मतलब कहते हैं ना विथ अ व्यू, तो विथ द इंटेंशन ऑफ इसका मतलब हो जाएगा विथ द इंटेंशन। किसी उद्देश्य से जब कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं विथ अ व्यू टू। किसी उद्देश्य से जब कोई काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसी को कहते हैं विथ अ व्यू टू, है ना। विथ अ व्यू टू, एक व्यू से देखना किसी चीज को, बोले तो किसी उद्देश्य से किसी कार्य को करना। ध्यान रखिएगा, विथ अ व्यू टू का मतलब होता है इस उद्देश्य से, विथ द इंटेंशन ऑफ, किसी इंटेंशन से किसी कार्य को करते हैं, कोई इरादा लेके काम करते हैं तो उसको कहते हैं विथ अ व्यू टू। ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने आपको कराया ह्यू एंड क्राई, बहुत प्यारा टेक्निक भी बताई थी मैंने ह्यू एंड क्राई की। और ह्यू एंड क्राई के बारे में मैंने बताया था, आप लोग बचपन में घर के बाहर जाते हो या घर में रहते हो तो घर के बाहर क्या होती है, दो तरीके की गाड़ियां निकलती हैं कभी कदार, या कभी कदार एम्बुलेंस आती है या तो कभी कदार पुलिस की गाड़ी आती है। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ ये एम्बुलेंस है कि पुलिस की गाड़ी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हम घर पे रहते थे, पढ़ते थे, और गाड़ी आती थी, कोई पुलिस की होती थी मान लो, तो वो यू 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 करती थी भाई, यू देखो यू लिखा है, यू 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 करके चिल्लाती थी। तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि एम्बुलेंस आई है कि पुलिस आई है। तो मैं बाहर भाग के देखता था, तब पता चलता था अच्छा ये कौन है। तो यू 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 करती थी, और यू यू करके क्या करती थी मेरे भाई, चिल्लाती थी। और यू यू करके चिल्लाती थी तो मुझे क्या हो जाता था, कंफ्यूजन हो जाता था मेरे भाई। क्या हो जाता था? कंफ्यूजन हो जाता था। किस बात का कंफ्यूजन? कि ये पुलिस की गाड़ी है कि एम्बुलेंस की गाड़ी। इसका मतलब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो यू एंड क्राई की एक ट्रिक याद रखिएगा। यू यू करके पीयूष भैया ने बताया था, यू यू करके एम्बुलेंस और पुलिस दोनों बोलती है, तो इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। इसका मतलब ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कंफ्यूजन अर्थात भ्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन अर्थात भ्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैडन स्पीच बड़ा सिंपल है। अब मैडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण। अब मैडन स्पीच का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्रथम भाषण। अब मैडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्पीच। क्या कहते हैं मेरे भाई? फर्स्ट स्पीच। जो आप लोगों की प्रथम भाषण होता है, या आप लोग जब प्रथम भाषण देते हो, या जब कभी भी कोई प्रोग्राम में पहला भाषण दिया जाता है, तो उसको मैडन स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैडन स्पीच कहा जाता है। तो अब मैडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण अर्थात फर्स्ट स्पीच। ध्यान रखिएगा। तो विथ अ व्यू टू का मतलब होता है किसी उद्देश्य से किसी कार्य को करना, है ना, विथ अ व्यू टू। तो विथ द इंटेंशन ऑफ इसका आंसर हो जाएगा। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन। और अब मैडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्या कह रही है, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रॉस एंड कॉन्स। देखो, प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदे और नुकसान। इसकी इंग्लिश हम आपको लिख दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, ये इसके हमने आपके लिए लिख दिए इंग्लिश। ठीक है, ये देखो, हमने आपके लिए इसका पूरा आंसर लिख दिया। ये नया वो कैब है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये 2026 के पेपर में आने वाला है, नोट कर लेना। 2014 के बाद ये वो कैब रिपीट नहीं हुई है मेरे भाई, और ये वो कैब रिपीट होने वाली है, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदे और नुकसान। जब कभी किसी चीज में हमारा फायदा होता है और नुकसान होता है, तो हम लोग उसको कहते हैं प्रोस एंड कॉन्स। ध्यान रखिएगा, तो फायदे और नुकसान, इसका आंसर होगा आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग। आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग। आइए हमारा लास्ट
इडियम बचा हुआ है स्कॉट फ्री। देखो इसका मतलब था बिना किसी दंड, बिना किसी दंड या बिना किसी दंड नुकसान या बिना किसी दंड नुकसान या शुल्क से बचना। अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि बिना किसी दंड के, जैसे किसी अपराधी ने कोई अपराध कर दिया तो उसको बिना कोई दंड के उसको क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, स्कॉट फ्री कर दिया जाता है, अर्थात छोड़ दिया जाता है। जब कभी किसी व्यक्ति को बिना किसी दंड के, बिना किसी नुकसान के, उसको बिना नुकसान किया गया, जैसे कोई अपराध किया उसको छोड़ दिया, डायरेक्टली छोड़ दिया, ना तो उससे कोई दंड शुल्क वसूला, ना तो उसको किसी प्रकार का दंड मिला, इसको छोड़ दिया गया, तो उसको हम लोग कहते हैं स्कॉट फ्री। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी मेरे भाई? टू escape, ध्यान रखिएगा, टू escape विदाउट पनिशमेंट और हम का मतलब होता है नुकसान, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ये होगा, ये भी नहीं है हमारा, ये भी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2026 के लिए मैंने दो अच्छे अच्छे वोकैब बताए जो कि मैंने आपके लिए सामने आंसर लिख दिए हैं, हिंदी में भी लिख दिया इसी वजह से और इंग्लिश में भी लिख दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि विथ अ व्यू टू का मतलब क्या होता है। विथ अ व्यू टू का मतलब होता है इंटेंशन ऑफ, किसी चीज का जब हम लोग इरादा लेके कोई काम करते हैं तो विथ अ व्यू टू बोलते हैं। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है। मैडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्पीच। ध्यान रखिएगा, पेपर में याद करके जाइएगा। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदे और नुकसान। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदे और नुकसान, अर्थात आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है, स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो कैब है, पेपर में ध्यान रखिएगा। स्कॉट फ्री का मतलब होता है जब कभी कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसको बिना किसी दंड के, बिना किसी दंड शुल्क के, बिना किसी नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्कॉट फ्री। आंसर मैंने लिख दिया, एक ऐसा बचाव जो विदाउट पनिशमेंट, एक ऐसा बचाव जो, एक ऐसी सुरक्षा जो बिना पनिशमेंट और नुकसान के आपको दे दी जाती है, अर्थात आपको फ्री कर दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्कॉट फ्री। तो ये हमारे 5 इडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इडियम पढ़ लीजिएगा प्लीज, पेपर में काम आने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, थर्ड का ये क्या कर रहा है, थर्ड का ये कह रहा है गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनियम का मतलब होता है दिए हुए जो वर्ड्स हैं इनका विलोम शब्द लिखो। एंटोनियम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, विलोम शब्द लिखना है। तो बड़ा सरल होता है, देखो ध्यान से, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको डेली डिस्कस कर रहा हूँ पेपर का। देखो अलाइव पेपर में पूछा गया, बड़ा प्यारा, बहुत बार पूछा गया। अलाइव का मतलब होता है जीवित, अलाइव का मतलब होता है जीवित, और इसका हम लोगों को लिखना है मेरे भाई एंटोनियम। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा डेड। क्या हो जाएगा, या डेडली। डेडली का मतलब घातक भी होता है, डेड लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है, डेड लिख दीजिएगा इसका आंसर। अलाइव पेपर में पूछा जाएगा, अलाइव का मतलब होता है जीवित, इसका ऑप्शन मिलेगा डेड, पक्का यही ऑप्शन मिलने वाला, तो आप लोग डेड पे टिक कर दीजिएगा, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अलाइव का मतलब जीवित और डेड का मतलब होता है मृत्यु। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। आंसर इसका क्या होगा, देखो, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, तो इसका उल्टा हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। एक तो इसका आंसर हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट, चीयरफुल और टिफलिंग, ठीक है। तो ये तीन मैंने आपके लिए आंसर लिख दिए। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ग्रेव का मतलब होता है भारी, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ग्रेव का मतलब होता है भारी, ठीक है। सुनो, सबसे पहले एंटोनियम करना है, अलाइव का एंटोनियम बताना है। अलाइव का मतलब जीवित, डेड का मतलब होता है मृत्यु, है ना, मृत अवस्था। ग्रेव का मतलब होता है कब्र या भारी, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं अनइम्पोर्टेंट, चीयरफुल या ट्रिफलिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रिफलिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका हो गया एंटोनियम। आइए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, गिव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। मतलब अगर एडमिट का मतलब स्वीकार करना होता है तो ऐसे कुछ वर्ड्स बताओ जिसका मतलब भी स्वीकार करना होता है। एक बताना होता है पेपर में, आपको मैं 4-5 दूंगा, ठीक है, जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। देखो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना है, एडमिट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना है। एडमिट का मतलब होता है मेरे भाई स्वीकार करना, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसका आंसर देखो मेरे भाई एक्सेप्ट लिख लीजिएगा, कन्फेस लिख लेना। कन्फेस का मतलब होता है किसी, कन्फेस का मतलब होता है किसी अपराध को स्वीकार करना, ध्यान रखना। कन्फेस का मतलब होता है किसी, देखो एडमिट का मतलब भी स्वीकार करना। कुछ ऐसे वर्ड लिखो सिनोनियम, सिनोनियम का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड लिखो जिनका मतलब भी होता है स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट हो गया, कन्फेस हो गया, एक्नॉलेज हो गया, हमने आपको पढ़ाया था एक्नॉलेज।
है ना? एक्सेप्ट हो गया, कन्फेस हो गया, एक्नॉलेज हो गया, है ना? एक्नॉलेजमेंट हो गया, एडमिट हो गया, इन सब का मतलब होता है स्वीकार करना। कभी-कभार इसका हमारे पेपर में पूछा जाता है एंटोनियम। एक्सेप्ट का एंटोनियम क्या होता है ना? अलाउ हो गया, अलाउ नहीं लिखा क्या मैंने? अलाउ नहीं लिखा, अलाउ, अलाउ, है ना? इसका डैनी, रिफ्यूज, रिजेक्ट इसके एंटोनियम है। अगर इसके एंटोनियम की बात करें, डैनी, रिजेक्ट और रिफ्यूज, तो इसके क्या है? ये एंटोनियम है। एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा। ये इसके एंटोनियम है। इसका मतलब होता है अस्वीकार करना, बोले तो स्वीकार नहीं करना, रिजेक्ट कर देना, है ना? रिजेक्ट, रिफ्यूज, डेनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अभी हम लोगों को सिनोनियम पूछा जा रहा था, तो एडमिट का सिनोनियम होता है एक्सेप्ट, कन्फेस, एक्नॉलेज, अलाउ। अगर इसका एंटोनियम पूछा जाए इनमें से किसी का भी, तो वो आंसर होने वाला है, ठीक है? अब देखो, नॉर्मल का मतलब होता है साधारण। नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, बहुत आसान है। साधारण हम लोगों को लिखना है। इसका ऑप्शन आपको मिलने वाला है, पहली बात तो ऑर्डिनरी, एक ऑप्शन मिलने वाला है आपको स्टैंडर्ड, और एक आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये 3 इसके आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं बहुत प्यारे तरीके से, है ना? ये सारी चीज़ें हम 3-3 लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में अगर है, हमें याद है, तो हम आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं। अगर हमारे माइंड में ना याद होता, तो हम एक ही तो लिखते। तो हमें ये सारी चीज़ें याद है, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा मेरे भाई, लिख लीजिएगा प्लीज़। ओके, तो ये अगर आप लोगों से एडमिट पूछा जाए, तो एडमिट के मैंने 3-4 सिनोनियम लिख दिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन आए आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है? नॉर्मल में के भी बारे में मैंने 2-3 सिनोनियम लिख दिए, तो इसको टिक कर दीजिएगा। नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, ठीक है? आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या, अब तो ये मेरे भाई सब्स्टिट्यूशन आ गया, बड़ा सिंपल होता है सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन इस बार आने वाला है। टिक लगाओ 2 नंबर पर, सिर्फ टिक लगाने पे ही 2 नंबर मिलने वाले। वन हु गोस ऑन फूड, जो जमीन पर चलता है उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, उसको पदसाथी कहते हैं। जो मतलब जो जमीन में पैदल चलता है उसको कहते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा पेपर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 10 सालों से ये हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, या तो ये आ रहा है या तो एक दूसरा आ रहा है, वो हम आपको बताने वाले। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक क्वेश्चन आता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, या एक क्वेश्चन आता है अ पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्टेंस इन गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड। तो अगर भगवान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, तो उसको कहते हैं थीस्ट। और अगर यहाँ पे लिखा होता पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, तो उसका आंसर हो जाता एथीस्ट। क्या हो जाता? एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, और थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। जो भगवान पे विश्वास करता है वो थीस्ट होता है, और जो भगवान में विश्वास नहीं करता है वो एथीस्ट होता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो इसको आप लोग क्या कर लोगे मेरे भाई, याद कर लोगे पक्का? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसको याद कर लीजिएगा। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, इसका मतलब होता है थीस्ट। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो उसका मतलब हो जाएगा एथीस्ट, ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तरफ, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, चलो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये दोनों तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली, ठीक है? कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसको हम लोग होमोफोन्स कहते हैं, पहले ऐसे आता था, अब ये होमोफोन्स आएगा। चौथे का ई नंबर क्वेश्चन अपने में इस बार आने वाला है। चौथे का ई नंबर क्वेश्चन होगा। चौथे का ए होता है नरेशन का क्वेश्चन, चौथे का बी होता है ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन, चौथे का सी होता है सिंथेसिस का क्वेश्चन, और चौथे का डी होता है सिंटेक्स का क्वेश्चन, और चौथे का ई जो होगा इस बार वो होगा होमोफोन्स का क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का आएगा मेरे भाई। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेस, एक्सेस बोलने में सेम लगेंगे, लेकिन मीनिंग क्या होगी, अलग होगी। देखो, एक पूछा गया चेक और एक पूछा गया चेक, इन दोनों की मीनिंग लिखनी है और साथ ही साथ उसको किसी सेंटेंस में प्रयोग करके भी दिखाना है, ठीक है? तो चेक का मतलब होता है एक तो जांचना, इस चेक का मतलब होता है जांचना, इस चेक का मतलब होता है समावेश। किसी चेक के माध्यम से हम लोग अपना पैसा निकालते हैं। देखो मैंने लिख लिख के आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ये होमोफोन्स होते हैं। इस चेक का मीनिंग क्या है? इस चेक की मीनिंग है मेरे भाई रोकना, जांच करना, या एक निशान लगाना। आपको एग्जैक्ट आंसर क्या लिखना है? आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है जांच करना। क्या लिखना है मेरे भाई? जांच करना। तो चेक का मतलब होता है जांच करना। वाक्य में प्रयोग मैंने कर दिया, एक सेंटेंस। आप अपने मन से कोई भी सेंटेंस पेपर में जाके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये मैंने लिखा द टीचर आस्क्ड अस, टीचर ने हमसे पूछा टू
चेक आवर आंसर्स बिफोर सबमिटिंग द टेस्ट। टेस्ट को सबमिट करने से पहले क्या आपने अपने क्वेश्चन के आंसर को जांच लिया है? इसका मतलब यहाँ चेक का यूज करके मैंने इसका एक सेंटेंस बना दिया है। तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पहले उसकी हिंदी लिखेंगे हम लोग, उसकी मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, तब जाके आपको मिलेंगे 2 नंबर। तब जाके आपको कितने नंबर मिलने वाले मेरे भाई? 2 नंबर मिलने वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आया है चेक। इस चेक का मतलब क्या होता है? इस चेक का मतलब होता है बैंक से पैसा निकालना या किसी को भुगतान करने वाले के लिए लिखा गया एक कागज का आदेश। एक चेक देखे होगे, उसमें लिखा जाता है कितने रुपए भरने हैं, पैसे भर के आप लोग साइन करके दे देते हो किसी के बैंक में लगाने के लिए, या कभी कभार आपको लोग देते होंगे, आप अपनी बैंक में लगा लो पैसे, किसी से लेन देन जब करना होता है। तो इसका मतलब होता है समावेशित करना, है ना, या फिर किसी एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसी कागज का टुकड़ा जिससे हम लोग पैसे को क्या करते हैं, मतलब निकालते हैं, ठीक है, विथड्रॉ करते हैं। तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई डिपॉजिटेड टू सैलरी चेक, मैंने अपनी सैलरी चेक को डिपॉजिट किया इन माई अकाउंट, बैंक अकाउंट में सबमिट किया दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, इस सुबह मैंने अपने डिपॉजिट कर दिया, किसको? चेक को डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो इसका प्रयोग करके हमने आपके लिए आंसर भी बना दिया है। तो इस तरीके से होमोफोन्स का आंसर करना होता है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? अब नेक्स्ट है हमारे देश महान है, हमारा देश महान है। अच्छा, ये ट्रांसलेशन आया हुआ है, ट्रांसलेशन हम आपको यहाँ पर नहीं कराते हैं, हम इसका आंसर लेके आए होते हैं, आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। ट्रांसलेशन क्यों नहीं कराते मेरे भाई? ट्रांसलेशन कराने के लिए आपको मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, बहुत समझ चाहिए होता है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, और इतने कॉन्सेप्ट बताएंगे ना टाइम एंड टेंस के और ट्रांसलेशन के, आप सोच रहे हो कि भैया करा नहीं ना डिस्कशन, इसका मतलब इनको आता नहीं ट्रांसलेशन, ऐसा नहीं है। मेरा ट्रांसलेशन इतना खतरनाक तरीके से मैं आपको ट्रांसलेशन कराता हूँ कि हर बच्चा जानता है ऑफलाइन का कि ट्रांसलेशन का लेवल क्या है, और मैं ट्रांसलेशन की एक एक लाइनों को किस तरीके से पहचानना बताता हूँ, और कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखा लिखा जाता है। जेन्युइन टेक्निक बताता हूँ ट्रांसलेशन करने की, बच्चों लेवल वाला नहीं बताते, ता है, ती है, ते है, लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि रहा, रही, रहे, लगा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा, नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नहीं, हम उसको बोल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस का, कुछ भी बोल सकते हैं। पता करना होता है। जैसे भारत का अतीत बहुत ही शानदार रहा है, आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, भारत का अतीत बहुत ही शानदार रहा है, बताओ ये सेंटेंस कैसा है? अब बहुत सारे टीचर भी इस सेंटेंस को पता है कैसे कहते हैं? बहुत सारे टीचर इस क्वेश्चन को कहते हैं ये क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। क्यों? क्योंकि रहा है लिखा हुआ है, और रहा है, रही है, रहे हैं लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, हिंदी से इंग्लिश नहीं पढ़ रही है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है। अब भारत का अतीत बहुत ही शानदार रहा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ किस टेंस का है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके? जिन्होंने हमसे पढ़ रखा है वो जानते हैं। तो ये ट्रांसलेशन हम लोगों को मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, सिखाएंगे, एक एक वीडियो लाके। अभी हम लोग पेपर का डिस्कस कर रहे हैं, टेंशन मत लो, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा पेपर की वीडियोस लगे, लेकिन आप लोग इसको खाली देखते रहो पहले, ठीक है? हमारा देश महान है ना, अवर कंट्री इज अ ग्रेट, है ना, शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है ना, केवल पूर्व। तो इस सारे के सारे आंसर हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका ले लो, ठीक है? इसका ये ट्रांसलेशन है जो कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसके नंबर मिलते थे आप लोगों को पहले 10, लेकिन अब कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। पहले क्या होता था, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जाता था, लेकिन अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे पेपर में अब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी से इंग्लिश में पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर का। ये अब पेपर में हट गया है, तो इसलिए इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट एन essay ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। देखो, पहले essay लिखने के लिए आता था, अब आप पेपर में आता है आर्टिकल राइटिंग। 10 नंबर की आर्टिकल राइटिंग आती है और 10 नंबर की लेटर राइटिंग आती है, वो आपको पता होगा, ठीक है? तो आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर की आती है, 10 नंबर की लेटर राइटिंग आती है, 20 नंबर का राइटिंग पोर्शन आता है। तो हमारे पेपर में ऐसे नहीं आता है, इस वजह से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं वो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, हमारे पेपर में लेटर आता है, इस वजह से मैं आपको हर एक वीडियो में लेटर लेके आ रहा हूँ, ठीक है? हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए लेटर का पैटर्न लेके आ रहे हैं, और ये बहुत प्यारा लेटर हमारे पेपर में पूछा गया था, ठीक है? एक तो ये वाला है, और एक ये है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर। ये क्वेश्चन तो हमेशा पेपर में आता ही आता है, इस पे लेटर आता ही आता है, एडिटर पे लेटर आएगा ही आएगा, कंप्लेंट पे लेटर आएगा ही आएगा। कुछ चीजें ऐसी है जो लेटर आना ही है, एडिटर पे लेटर आता ही आता है, इस वजह से इसका पैटर्न याद कर लो मेरे भाई। पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बहुत प्यारा पैटर्न मेरे द्वारा बनाया गया, कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे ऐसा पैटर्न लेके आए। तो एडिटर का पैटर्न याद कर लो, कैसा भी एडिटर पे लेटर आए, सब में वही चीजें लिखनी जो मैं आज लेके आया हूँ, ठीक है? खाली बस ध्यान रखना कुछ चीजें
बदलती है जो टॉपिक कहता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, राइट अ लेटर टू द एडिटर, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखना है, उसमें कंप्लेन करनी है। कैसी कंप्लेन करनी है कि हमारे लोकेलिटी में, हमारे एरिया में क्या हो रही है भैया, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बाधित हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बाधित हो रही है। और नीचे देखो लिखा है, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस इन द लेटर, इस एड्रेस में अपना नाम और एड्रेस ना लिखो, मतलब इस लेटर में अपना एड्रेस और नाम ना लिखो। लेकिन अब ऐसा कुछ लिख के नहीं आता है, आपको खुद पता होना चाहिए कि नाम नहीं लिखा जाता है। देखो सबसे पहले कैसे लिखते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है एडिटर पे लेटर लिखने का। सर ऐसे नहीं बता रहे हो, ऐसे नहीं आता मेरे पेपर में, इसलिए मैं नहीं लिख के लाता हूँ। आर्टिकल आता है, आर्टिकल जैसे ही हमारे 2023 के पेपर में आऊंगा तो लेके आया करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। जैसे कि आप अपना कंप्लेंट लेटर कंप्लेंट कर रहे हो, एडिटर को लेटर लिख रहे हो, तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर में डू नॉट राइट द एड्रेस एंड नेम, अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखा जाता। तो उसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्या लिखेंगे, XYZ कॉलोनी, नीचे लिख देंगे ABC सिटी, ब्रैकेट में पिन कोड, बस उसको पैटर्न दिखाओ कि हम जानते हैं। ये सारी चीजें लिख, अपना एड्रेस ना लिख देना, XYZ कॉलोनी, ABC सिटी, ब्रैकेट में पिन कोड। डेट कैसे लिखनी है, डेट बच्चे ऐसे लिख देते हैं, 20 फरवरी को आपका पेपर है तो ऐसे लिखते हैं 20/02/2026, ये मेरे भाई एक नंबर कट जाएगा। ऐसे नहीं लिखनी डेट, डेट कैसे लिखनी है, 20 Feb 2020, ऐसे आपको डेट लिखनी, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना पता लिखेंगे, जिसमें XYZ कॉलोनी डिवाइडेड, नीचे लिखेंगे ABC, क्या ABC सिटी, ब्रैकेट में पिन कोड, उसके नीचे डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर हम लोग जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, ये सारी चीजें सब में सेम होगी। तो जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे तो द एडिटर, है ना। उसके बाद क्या, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या जो भी अखबार वाले को लिख रहे हो वो। और उसके बाद सिटी ऑफ पब्लिकेशन, जैसे लखनऊ वाले को लिख रहे हो तो लखनऊ, और नीचे पिन कोड लिख दीजिएगा, ठीक है। पिन कोड नहीं लिखा जाता, मतलब ये लिख दीजिएगा, पिन कोड यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है, ठीक है। तो लाइन छोड़ के ये करना, उसके बाद फिर लाइन छोड़ेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या था आपका, सब्जेक्ट ये था कि हमारे लोकेलिटी में भैया बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, बाधित हो रही है, तो वही हम लोगों ने लिख दिया सब्जेक्ट। लाइन छोड़ के लिखा जाता है कंप्लेंट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द लोकेलिटी, है ना। वो तो आपके लेटर में लिखा होता है, लेटर में लिखा होता है। सब्जेक्ट क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, क्या है सब्जेक्ट, न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग, यहाँ से देखो कॉमा लगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका सब्जेक्ट है, तो इसको लिख दीजिएगा सब्जेक्ट की जगह जाके, है ना। एडिटर पे कोई भी लेटर है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप लोग सब्जेक्ट ढूंढ लेना, सब्जेक्ट को चेंज करना और सारी चीजें सेम रखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अभिवादन लिखेंगे, है ना। तो अभिवादन डियर सर या डियर मैडम, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ के बॉडी, देखो ये सारी चीजें एक लाइन में ही होनी चाहिए, ठीक है। ये ना सोचना कि कुछ बच्चे ऐसे लिखते फिर ऐसे लिखते फिर ऐसे लिखते फिर ऐसे, नहीं भैया। लेटर लिखते टाइम ध्यान रखिएगा सारी के सारे लाइनें एक ही लाइन में होनी चाहिए, ठीक है, कोने से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे, ये सब में लिखना है, कोई भी एडिटर पे लेटर आए ये सब में लिखना, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द public through the columns of your esteemed and widely circulated newspaper, ये सब में लिखना है, सब में टू वर्ड्स। अब टू वर्ड्स के बाद यहां तक तो सब में लिखना है, कोई भी एडिटर पे लेटर आ जाए ये सारी लाइनें सब में सेम होने वाली, कहां तक, टू वर्ड्स तक। तो सर टू वर्ड्स के बाद क्या लिखेंगे, टू वर्ड्स के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, एडिटर पे लेटर लिखने के लिए आएगा, सब्जेक्ट बदलता रहता है मेरे भाई। ग्रोइंग ग्रोइंग प्लास्टिक यूजेस, ये भी हमारे पेपर में पूछा कि एडिटर को लेटर लिखो कि भैया बहुत ज्यादा प्लास्टिक का यूज बढ़ रहा है, या फिर ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी वाला तो बहुत ही ज्यादा पूछा गया, इस वजह से मैं लेके भी आया हूँ। तो टॉपिक बदलेगा और सारी चीजें सेम होंगी, तो जो सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे अभी सब्जेक्ट हमारा क्या था, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो मैंने टू वर्ड्स के बाद ये लिख दिया। आप टू वर्ड्स के बाद क्या लिखोगे, जो आप लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है। सब्जेक्ट कहाँ से लिखते हैं, जो लेटर में पूछा जा रहा है। एडिटर का कोई भी आएगा लेख, पैटर्न यही होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक में मेरे भाई आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने मन से, वहां से लेके यहाँ तक अपने मन से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना पड़ेगा बेटा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। ये 3 लाइनों में 4 लाइनों में जो भी आपको दिक्कत लग रही है, जो भी वो टॉपिक में प्रॉब्लम अपनी बताना चाहते हो, वो अपने शब्दों में यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये चेंज होगा, ये ध्यान रखना, ये सब में सेम नहीं रहेगा। जो सब में सेम रहेगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है जो भी आपकी प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की अगर आए तो ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी वाले की मैंने प्रॉब्लम लिखी है। लेकिन अगर टॉपिक चेंज हो जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो उसको बदल दीजिएगा। लेकिन हाँ, फिर पैराग्राफ चेंज करके ये सब में सेम लिखेंगे। डिपॉजिट, कोई भी एडिटर पे लेटर है ये सब में सेम लिखना है। डिपॉजिट रिपीटेड अपील्स टू द लोकल,
है ना? अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिखा हुआ है, अब इलेक्ट्रिसिटी वाले को तुम कंप्लेन कर रहे हो तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिखना है, किसी और को कंप्लेन कर रहे हो तो उसका बोर्ड लिख देना, ठीक है? द सिचुएशन ये सब में सेम रहेगा, अनचेंज्ड। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू पब्लिश इन द लेटर न्यूज़पेपर सो दैट्स द रिस्पांसिबल, है ना? अथॉरिटीज मे बी मोटिवेटेड टू टॉक इमीडिएट एंड रिसीव। इस तरीके से यहाँ से लेके पूरा इन, अब देखो यहाँ से लेके एक्शन 2 तक लिखेंगे सेम। देखो क्या करेंगे, ये सारी लाइनें सेम रहेंगी, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, ये सारी लाइनें सेम रहेंगी, खाली यहाँ पे ये जो भी आप जिसको भी लिख रहे हो वो लिख दीजिएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाले को लिख रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, इसके बाद ये सारी लाइनें सेम रहेंगी, 2 तक सब में सेम लिखना है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है वो जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा था उसकी लाइनों को लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका समापन करेंगे। थैंकिंग यू योर ट्रूली, उसके नीचे क्या लिखा है, थैंकिंग यू यूर ट्रूली अ कंसर्न रेसिडेंट, ये जरूर लिखिएगा, थोड़ा सा कोई नहीं लिखता, आप लोग जरूर लिखिएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई पेपर का लेटर होता है, पेपर का लेटर इस तरीके से हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ये पैटर्न होने वाला है, सब में चीजें सेम होती है, खाली आपको ये सब कुछ सेम लिखना है। देखो ये सारा आपको कोई बताएगा थोड़ी ना, कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, ये सारी चीजें सब में सेम होने वाली है, ये लाइनें सब में सेम होने वाली है। कोई भी लेटर आ जाए एडिटर पे, खाली सिर्फ और सिर्फ ये जो लाइन है ना 3, इनको बदला जाता है, ये सब कुछ सेम होता है, ठीक है? टाइम देके बता जाए, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों का लेटर खत्म हो गया है, अब हम लोग चलते हैं पैसेज की तरफ। प्यारा सा पैसेज है, प्यारा सा पैसेज और बड़ा सिंपल पैसेज है। क्या कह रहा है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है? एक पैसेज आया हुआ हमारे पेपर में, कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम लोग कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, क्या होता है, समझ। अब ये कॉम्प्रिहेंशन पहले पेपर के लास्ट में आता था, लेकिन अब जब आप पेपर देने जाओगे 2026 में, तो ये कॉम्प्रिहेंशन पेपर के स्टार्टिंग में पूछा जाएगा, वो भी 15 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का मेरे भाई पूछा जाने वाला है, 15 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। ये 15 मार्क्स कैसे मिलते हैं आप लोगों को, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि 12 नंबर के हो जाते हैं, और एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 नंबर के हो जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन आते हैं वो कैप बेस्ड, और ये क्वेश्चन आते हैं हमारे इस पैसेज से आंसर से रिलेटेड आते हैं। तो ये हमारा पैसेज है, पैसेज में आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व नहीं कराता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए आंसर लेके आते हैं। अब एक बहुत जल्द ही वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, कैसे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे, एक ऐसी टेक्निक देने वाला हूँ, कैसा भी कॉम्प्रिहेंशन आ जाए आप आंसर वैसा ही लिखिएगा जाके, मैं जो बताऊंगा वैसा ही आप लोगों को करना है। ये कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के लिए सामने प्रस्तुत है, इसका आंसर भी मैं लेके आया हूँ, लेकिन सिखाएंगे, ऐसे तो मैं आंसर ले आया हूँ लेकिन सिखाऊंगा मैं अपने पैटर्न से। कॉम्प्रिहेंशन अब इस तरीके के नहीं पूछे जाते, पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन ऐसे कॉम्प्रिहेंशन का मैं आंसर कैसे लेके आया हूँ जरा ध्यान से देखो। ये है, ये कुछ क्वेश्चंस थे, है ना? न्यूज़पेपर पे ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन था। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का पहला कार्य क्या है ना? तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है आप लोगों के लिए, द मेन फंक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन सही चीजें उठाते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर इज, फिर इज लगा तो इज, उसके बाद अब इसका आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा, टू सप्लाई अस विथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर ओन कंट्री, मतलब हमारे देश में क्या घटित हो रहा है इससे रिलेटेड हमको क्या पहुंचाता है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, कौन, न्यूज़पेपर पहुंचाता है ना? और एज वेल एज इन अदर पार्ट्स द वर्ल्ड, और ये पूरे संसार की भी हम लोगों को क्या पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। इस प्रोवाइड्स, ये पहुंचाता है न्यूज अबाउट द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार में जो भी राजनीतिक भौतिक जितनी भी चीजें चल रही हैं उन सबकी, धार्मिक, ये सारी सूचना आप लोगों को प्रदान करने का काम कौन करता है, न्यूज़पेपर करता है। कौन करता है मेरे भाई, न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़पेपर पे हमारा पूछा गया था, ये जो आप लोगों का पैसेज है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, द प्राइमरी फंक्शन, देखो कह रहा है कि नहीं कह रहा है, इसका जो प्रथम कार्य है किसका, ऑफ अ न्यूज़पेपर इज टू सप्लाई, सप्लाई करने का, आज का मतलब हमको विथ क्या, ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूज लोकल एंड फॉरेन,
इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग इन अवर ओन कंट्री एज वेल एज, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे देश में क्या चल रहा है। अब ये सारी चीजें देखो, आप लोग देखोगे ना, तो मैंने आंसर जो लिखा है उसका, मैंने ये डायरेक्ट लाइनों का यूज नहीं किया। पहले मैंने क्वेश्चन से लाइन को लिखा आंसर बनाने के लिए, फिर इन लाइनों को उठाकर आंसर लिखा हुआ है। डायरेक्ट लाइनों का प्रयोग नहीं करते हो, तो मैं आपको तब बताऊंगा जब आपको मैं ये बताऊंगा हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किया जाता है। 15 नंबर का सवाल है मेरे भाई, 15 नंबर का पेपर में आता है, और बहुत प्यारा तरीका होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन टू द पीपल ऑफ अ कंट्री विदाउट न्यूज़पेपर। क्या लोग देश में बिना पेपर के रह सकते हैं? कैसे क्या होगा जब न्यूज़पेपर नहीं रहेगा, तो कैसे लोग सरवाइव करेंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आए हुए हैं। आप लोग आंसर अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को नोट करना है, तो ये अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाक से। देखो क्या लिखा हुआ, विदाउट न्यूज़पेपर्स द पीपल ऑफ अ कंट्री वुड रिमेन ignorant and uninformed about the affairs of their own country and the world. They would be unaware of the, तो ये सारे आंसर हमारे पेपर में आएंगे, तो कैसे करना है वो आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, व्हाट नेम कैन यू गिव टू न्यूज़पेपर्स इन मॉडर्न टाइम्स। है ना, आजकल के दौरान में कैसे पेपर चल रहे हैं, है ना, कौन से चीजें हैं जो हम लोगों को प्रदान की करता है मॉडर्न टाइम में, न्यूज़पेपर हम लोगों को क्या क्या दे सकता है ना। तो वो सब लोग अब चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन के आंसर है, लेकिन सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम आपको बता देंगे जब हम लोग लेके आएंगे वीडियो। ये देखो पेपर में पहले समरी पूछी जाती थी, समरी बड़ी होती है, पहले पैसेज को पढ़ना पड़ता है समरी के लिए, उसके बाद उसको समझना पड़ता है आखिरकार उसमें कहा क्या जा रहा है, तब जाके समरी बनती है। तो समरी कैसे लिखी जाती है, पहले हम लोगों को उसको पढ़ना पड़ता है। किसको पढ़ना पड़ता है, पैसेज को, एक एक लाइनों को समझना पड़ता है, फिर उसके भाव को समझना पड़ता है, उसके बाद अपने तरीके से चीजों को लिखना पड़ता है। मैंने तो बहुत सारी चीजें लिख दी है, आप लोग 2-3 लाइन की भी समरी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 4 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। अब पैसेज का टाइटल पेपर में पूछा जाता है, टाइटल क्या होता है, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। टाइटल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, शीर्षक। अब शीर्षक कैसे पता चलता है, तो शीर्षक जब हम लोग उसको पढ़ रहे होते हैं पैसेज को, तो पैसेज जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान, अच्छा एक बात ध्यान रखना, कॉम्प्रिहेंशन में एक लाइन लिख के देता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, है ना। आप लोग ध्यान रखना, डू नॉट रीड द पैसेज केयरफुली, फर्स्टली रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड टेक द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ना होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, देन द रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, तो वो जो निम्नलिखित पैसेज होता है उसको पढ़ा जाता है, एंड अंडरलाइन द वर्ड्स, कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स पे अंडरलाइन करते हैं जो भी क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन का आंसर हमेशा कहाँ पे मिलता है आपको, पहले पैसेज में मिलता है। तो ये ढेर सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। और ये टाइटल कैसे ढूंढते हैं, टाइटल तो पता चल जाता है जब आप लोग क्या कर रहे होते हो, जब आप लोग उसको कर रहे होते, किसको, चैप्टर को, उसको कॉम्प्रिहेंशन को रीड कर रहे होते हो, तो टाइटल वहां पे मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हम लोगों का इंग्लिश का क्लास था, जो कि 2014 के पेपर मैंने डिस्कस किया है। अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग करने वाले 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 और 11 साल के भी पेपर और सॉल्व करेंगे। ये तो मेरे भाई एक एक पेपर है, क्योंकि 2012 में एक ही पेपर आता था, 2013 में पूरे यूपी में एक पेपर आता था, 14 में एक ही पेपर आता था, 15 इसके बाद वाला एक और पेपर होगा उसमें भी एक ही पेपर आता था। लेकिन 2016 से 7 सेट बनने लगे थे, और उस समय मैं जब आऊंगा ना 2016 का जब डिस्कस करूंगा, तो सातों सेट डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, तो कम से कम 2 घंटे की वीडियो जाएगी, वो 2 घंटे की वीडियो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये तरीका हमारा पेपर में होता है। अब हम लोग क्या करने वाले, आप ये साइड में पढ़ते रहो, साइड ही साइड हम आप लोगों को वोकैब दे रहे हैं, वोकैब प्रीवियस 10 ईयर की वोकैब दे रहे हैं, पेपर भैया मेरे वहीं से आने वाला है। वोकैब 10 नंबर की आती है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है वन वर्ड, को कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसके बाद आता है एंटोनियम्स, उसके बाद आता है सिनोनियम, इसके बाद आता है एडियम एंड फ्रेज, के बाद आएगा सिंटेक्स का एक क्वेश्चन।
ये पैटर्न ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इतने क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वोकैब के होते हैं चारों, और ये वोकैब आती है ऑब्जेक्टिव में, मतलब टिक लगाने में आती है। एक ही क्वेश्चन आता है, टिक लगाओ आंसर पाओ। और ये लास्ट क्वेश्चन भी सिंटेक्स का, सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन सिंटेक्स का होता है, और ये भी 2 नंबर का होता है ना? अच्छा सर आप तो कह रहे हैं, हाँ, सर आप तो कह रहे हैं ये 4 है वोकैब, आप तो कहते हो 5 वोकैब होती है, तो एक होमोफोन्स आता है वो लिखने वाले में आता है जब चौथा क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में। तो ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। नरेशन सबसे पहले वन शॉट में आपको 4 घंटे की वीडियो में पूरा नरेशन माइंड मैप के माध्यम से आपको सिखा दूंगा। उसके बाद नरेशन के बाद क्या पढ़ाएंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में 5 टॉपिक, उसको भी एक-एक करके पढ़ाएंगे। सारा कुछ पढ़ाएंगे, खाली आपको क्या रखना है? विश्वास बना के रखना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है मेरे भाई, जिससे कि सभी बच्चों को जानकारी मिल सके। देख सकते हो, आप लोगों के लिए पूरी पीपीटी तैयार करके लाता हूँ, और पेपर पेपर को ब्लर रहता है पेपर, लेकिन फिर भी पेपर ढूंढ के लाते हैं, और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाई दे। आंसर साथ में बताता चलता हूँ, कॉन्सेप्ट साथ में बताता चलता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हाँ, तो अब क्या करना है आप लोगों को, ये 2014 का पेपर आ गया, अब जो वन वर्ड साइड में चल रहा है उसको भी देखते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, जिससे कि वो वन वर्ड सबके पास पहुंच सके। हमारी एक वीडियो आने वाली है, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, उसको जरूर से जरूर देखिएगा। और आपको क्या क्या चाहिए, जो आप पूछना चाहते हो हमसे, सर मुझे ये सीखना है, सर मुझे ये सीखना है, सर मुझे ये सीखना है, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्या सीखना है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि हम लोगों को ये पता चल सके आपको क्या सीखना है, तभी तो मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतना करिएगा, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और सारा कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है? तो इस तरीके से पेपर हमारे आता है, और ये सारी चीजें हमारे पेपर में काम आने वाली है। तो टोटल 50 नंबर का पेपर आने वाला था। अच्छा, आपने यहाँ ग्रामर जो यूपी बोर्ड में अब 2026 में ग्रामर आती है, वो हमारी आती है, देखो 10 नंबर का आता है वोकैब, 10 नंबर की आती है ग्रामर, और 5 नंबर का आता है ट्रांसलेशन। तो ये टोटल कितने हो गए? 25 मार्क्स की हो गई ग्रामर। और 15 नंबर का आता है कॉम्प्रिहेंशन। थोड़ा बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे बहुत दिन से मैसेज कर रहे हैं, सर इंग्लिश का पैटर्न बता दो। तो ये हो गया 40 नंबर। और 20 नंबर का आता है हमारा राइटिंग पोर्शन, जिसमें आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग आती है, तो ये 60 नंबर। देखो लेटर राइटिंग तो एडिटर पे ही आनी, जो कि मैंने अभी आपको बता दी, उसको पैटर्न को याद कर लो, अभी से याद कर लो। एडिटर पे और कंप्लेंट भी मैंने बता रखा है 2013 वाले में, तो उसको समझ लीजिएगा। 60 नंबर की ग्रामर आने वाली है टोटल, और 40 नंबर की लिटरेचर आने वाली। सारा कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं, लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं, और ग्रामर तो आपके लिए चल ही रहा है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब मॉडल पेपर, ये जो पेपर चल रहा है, इसके अलावा आपको सीखना क्या है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है, क्या सीखना है, तो मैं उसका वन शॉट एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये सारी चीजें समझ में नहीं आती होंगी, ये उनको ही आता होगा जो पढ़ रखे। तो ये क्लास बहुत ही शानदार रही, और हमें उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली 2015 के पेपर की। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।